एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं जिया यादव फिर आपको लेकर चलती हूँ सुनहरे पलों की कहानी की ओर। तो आइए शुरुआत करते हैं सुनहरे सफर का। अपनी मधुर आवाज से सबका दिल जीतने वाली, अपनी गायिका से सबको मंत्रमुग्ध करने वाली लता मंगेशकर की कहानी। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। लता के पिताजी का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर था, जो कि रंगमंच कलाकार और गायक हुआ करते थे, और लता की मां का नाम शेवती उर्फ सुदामती मंगेशकर था। लता मंगेशकर को बचपन से ही गाने का शौक था और म्यूजिक में उनकी दिलचस्पी शुरू से ही थी। जब लता 5 साल की हुई तभी उनके पिता को लता के गुणों की पहचान होने लगी थी। बचपन से ही लता मंगेशकर और उनकी तीनों छोटी बहनें मीना, आशा और उषा और छोटे भाई हृदयनाथ ने घर में संगीत और सुरों का माहौल देखा था। इसी का प्रभाव था कि घर की सबसे बड़ी बेटी लता मंगेशकर का संगीत की ओर हमेशा से झुकाव रहा। साल 1934 जब लता के पिता दीनानाथ अपने घर के आंगन में खटिया बिछाए एक बच्चे को रियाज करा रहे थे, तभी लता अपने पिता और उस बच्चे को गौर से सुन रही थी। दीनानाथ उस बच्चे को कहते हैं, बेटा तुम्हें अभी बहुत रियाज की ज़रूरत है, करते रहो, मैं आता हूँ। तभी लता उस बच्चे के पास जाती है और कहती है कि आप गलत गा रहे हो, ऐसे गाते हैं। तभी लता के पिता और लता की माँ लता को गाते हुए सुन लेते हैं। दीनानाथ अपनी पत्नी सुधा से कहते हैं कि हमारे घर में एक अच्छा गवैया है और हमें मालूम ही नहीं। कल सुबह 6 बजे से लता की संगीत शिक्षा शुरू हो जाएगी और मैं खुद सिखाऊंगा लता को। अगली सुबह लता के पिता लता को रियाज के लिए अपने साथ बिठाते हैं और लता को कहते हैं कि लता, एक बात हमेशा याद रखना, जिस तरह कविता में शब्दों का अर्थ होता है, वैसे ही गीत में सुरों का अर्थ होता है और गाते समय ये दोनों अर्थ उभरने चाहिए। लता बड़ी ही गौर से अपने पिताजी की बात सुनती है और सर हिलाते हुए हाँ का जवाब देती है। 5 साल की नन्ही लता की संगीत की शिक्षा और रियाज के साथ शुरू हुई। धीरे धीरे पिता से लता ने शास्त्रीय संगीत के साथ साथ उस वक्त के मशहूर फिल्मी गीत बारीकी से सीख लिए। लेकिन लता कभी स्कूल में पढ़ाई न कर सकी, उन्हें घर पर ही पढ़ाई करनी पड़ी। एक दिन लता अपनी माँ के पास जाकर बोलती है, माँ, कल से मैं स्कूल जाऊंगी। और अगले दिन लता ने अपनी छोटी बहन आशा को गोद में लिया और स्कूल चली गई। स्कूल के मास्टर ने लता से कहा, छोटे बच्चों को स्कूल में नहीं लाते, उनको बिठाकर तुम क्या सीखोगी? जाओ, इसे घर छोड़कर आओ, फिर स्कूल आना। तब लता को इस बात का बहुत गुस्सा आया। लता तुरंत घर जाकर अपनी माँ को कहती, मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगी, उन्होंने मेरा अपमान किया है। तभी से लता अपने पिता के संगीत और नाटकों में उनके साथ गाने लगी, साथ में अभिनय भी करने लगी। लता का पूरा परिवार सांगली में रहता था। उस समय 1941 में लता का पूरा परिवार सांगली से पूना आ गया। धीरे धीरे पिता दीनानाथ ने बेटी को संगीत विद्या के साथ साथ जीवन की कहीं सीख दी। पिता से अभी बहुत सी बातें, बहुत से राग सीख रही थी कि उनके प्यारे बाबा का अप्रैल 1942 में निधन हो गया। 13 साल की उम्र में लता ने अपने बाबा को खो दिया। एक समृद्ध परिवार जो पिछले कुछ वक्त से पैसों की तंगी झेल रहा था, उस पर तो मानो कहर टूट पड़ा। ऐसे में घर की जिम्मेदारी उठाने का फैसला 13 साल की लता ने किया। पहली बार जब लता ने आकाशवाणी पर गाना गाया था, तब लता के पिताजी ने लता की माँ से कहा, सुधामती, अब मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है कि अब मेरे बाद मेरे परिवार की क्या दशा होगी। मेरे बाद लता तुम सबकी देखभाल करेगी। शायद अपने प्यारे बाबा की ये बात लता को मालूम थी, इसलिए अपने प्यारे बाबा की इस दुनिया से जाने के बाद बेझिझक लता मंगेशकर ने परिवार की जिम्मेदारी अपने नाजुक कंधों पर उठाने का फैसला कर लिया। लेकिन सवाल था कि क्या किया जाए। लता अपनी माँ से कहती है, अब क्या होगा माँ,
बाबा के जाने के बाद ये घर कैसे चलेगा? अब क्या मुझे नौकरी करनी पड़ेगी? लता की माँ सुधा के सर पर हाथ फेरती। माँ, मुझे गाने और नाटक में अभिनय करने के सिवाय कुछ नहीं आता। हाँ, जानती हूँ कि बाबा को ये मेरा गाना और अभिनय करना पसंद ना आता, पर फिलहाल अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए मुझे फिल्मों में काम करना ही पड़ेगा। लता की माँ उदासी भरे शब्दों से कहती है। लेकिन वो भी कैसे मिलेगा? लता कहती है कि बाबा के दोस्त है ना, अभिनेता श्रीपद जोशी, उन्होंने फिल्में बनाने वाले मास्टर विनायक से बात की है। वो एक फिल्म बना रहे हैं ना, उसमें एक छोटा सा रोल मिल जाएगा और एक आध गाना गाना होगा। इससे कुछ पैसे तो मिलेंगे। साल 1943 में लता मंगेशकर ने पहली बार एक मराठी फिल्म के मराठी गीत के साथ प्लेबैक सिंगिंग में अपना पहला कदम रखा। इसके बाद मास्टर विनायक ने मंगेशकर परिवार को सहारा दिया और पूरे परिवार को कोल्हापुर बुला लिया। मास्टर विनायक ने एक और फिल्म बनानी शुरू की। नाम था बड़ी माँ, जिसकी हीरोइन थी मशहूर अदाकारा नूरजहां। साथ में फिल्म में तो लता मंगेशकर को छोटा सा रोल मिला और गाना गाने का मौका भी मिला। लता मंगेशकर एक फिल्म की शूटिंग के दौरान बम्बई में आई और हमेशा के लिए यहीं की हो गई। लेकिन बम्बई शहर में लता मंगेशकर को बहुत संघर्ष करना पड़ा। बम्बई में वह संघर्ष का दौर था। लता मंगेशकर को मास्टर विनायक का सहारा था। वो लता से काम तो करवा रहे थे, लेकिन वो जानते थे कि लता के अंदर एक बहुत ही प्रतिभाशाली गायिका है जिसे निखारना चाहिए। मास्टर विनायक लता से कहते हैं, लता, तुम्हारे गुरु तो तुम्हारे पिता थे, अब तुम संगीत कैसे सीख रही हो? लता कहती है, वो शास्त्र संगीत सीखना तो बंद हो गया है, लेकिन बाबा के बताए बंदिशों और रागों का रियाज मैं करती रहती हूँ। मास्टर कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने पिता की शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए। और फिर मास्टर विनायक ने लता को उनके संगीत गुरु से मिलवाया और कहा, आज से तुम्हें ये शास्त्र संगीत सिखाएंगे। लेकिन लता की धीरे धीरे फिल्मों और प्लेबैक सिंगर के लिए काम मिलने लगे। लता को एक्टिंग में कोई खास रुचि नहीं थी। जैसे जैसे लता को गाने का काम ठीक ठाक मिलने लगा तो उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद कहा और 1947 में एक्टिंग को अलविदा कह दिया। लता मंगेशकर जिस दौर में प्लेबैक सिंगिंग में आईं, उस दौर में लगभग सभी अभिनेता की सिंगिंग थोड़ी भारी आवाज़ में होती थी। उनके मुकाबले 17-18 साल की लता मंगेशकर की आवाज़ बेहद पतली और नाजुक थी। लेकिन उस समय मशहूर संगीतकार गुलाम हैदर ने लता के हुनर को पहचान लिया था। लेकिन उस वक्त लता जैसी पतली आवाज़ को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। एक समय ऐसा भी आया जब लता मंगेशकर को बड़ी बड़ी फिल्मों के गाने के ऑफर्स भी आने लगी और फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनने लगी। एक बार उन्हें उस वक्त के मशहूर हीरो दिलीप कुमार साहब की फिल्म में गाने के लिए बुलाया गया। जब लता मंगेशकर की उनसे मुलाकात करवाई गई, तब दिलीप कुमार ने उन्हें कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर लता मंगेशकर को बहुत बुरा लगा। वो उस वक्त के मशहूर संगीतकार अनिल विश्वास के सहायक मोहम्मद शफी के पास गई और बोली, शफी भैया, मुझे उर्दू सीखनी है। जब उन्होंने पूछा, ये सब तो ठीक है, लेकिन हुआ क्या? तब लता ने बताया कि दिलीप कुमार जी मेरा पूरा नाम सुनते ही बोले, ये तो मराठी है और हिंदी के गानों में उर्दू के बहुत शब्द होते हैं। एक मराठी गायिका के मुंह से उर्दू का तलफ़्ज़ मराठी गायकों के मुंह से उर्दू मानो दाल भात की महक आती है। ये क्या जाने उर्दू का बगाड़। ये दिलीप कुमार साहब की बात लता को बहुत बुरी लगी। तभी लता मंगेशकर ने उर्दू भाषा सीखने का फैसला किया। 1948 के बाद से ही एक के बाद एक लता मंगेशकर के गाने हिट होने लगे और फिल्म महल का गाना आएगा आने वाला उनका सबसे पहला हिट गाना बना। बड़े बड़े संगीतकार लता मंगेशकर को पसंद करने लगे, उन्हीं से गाना गवाने लगे। फिर पर्दे की एक से एक मशहूर हीरोइन की आवाज़ बन गई लता मंगेशकर। लता मंगेशकर ने जमकर काम करना शुरू कर दिया। वो एक दिन में 6 से 8 गाने तक रिकॉर्ड करने लगी
और लता मंगेशकर अपनी मेहनत से शोहरत की सीढ़ियाँ चढ़ती गई और बड़े बड़े गायकों के साथ गाना गाया और वह देश की आवाज़ बन गई। और यह कहानी थी देश की बेटी लता से लता मंगेशकर बनने की।